अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको आरओई, आरओसीई, आरओआईसी और आरओए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये छोटी छोटी नंबर्स आपको बता सकती है कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है और आपको प्रॉफिट दे सकती है या नहीं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं जय घोड़ेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के 10th लेक्चर में। तो इस वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में सब कुछ समझा रहा हूं, तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। बट इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है, और वो सवाल ये है कि अगर एक कंपनी को अपने इन्वेस्टर्स के लिए अच्छे रिटर्न्स जनरेट करने हैं तो उसे क्या करना होगा। आंसर बिल्कुल सिंपल है, उसे ज्यादा प्रॉफिट कमाना होगा। क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया है कि जब आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो एक पार्ट के लिए ही सही, लेकिन आप उस कंपनी के ओनर है। तो जब आप कंपनी के ओनर है तो आपको तभी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, यानी प्रॉफिट ही सब कुछ है। तो अगर प्रॉफिट ही सब कुछ है तो ऐसे में आपके पास कोई ना कोई ऐसा तरीका या फिर ऐसा मेजर होना चाहिए ना, जिससे आपको ये पता चल सके कि बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है। तो इसके लिए आज के इस लेक्चर में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबल रेशियोज जैसे कि आरओई, आरओसीई, आरओआईसी और आरओए के बारे में सिखाएंगे, और साथ ही देखेंगे कि इन रेशियो का यूज करके आप कैसे एक अच्छी कंपनी को सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि ये जितने भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, ये किसी कंपनी के जितने ज्यादा होंगे उतना ही बेटर माना जाता है, और वैल्यूएशन रेशियो किसी कंपनी के जितने कम है उतना ही बेटर है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप एक बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो आपको कैपिटल यानी पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब आप कैपिटल का इंतजाम कैसे करेंगे? तो इसका पहला तरीका है, मान लो आप अपने बिजनेस आइडिया को किसी इन्वेस्टर को पिच करते हैं और उसको आपका बिजनेस आइडिया पसंद आ जाता है और वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन साथ में वो ये भी कहता है कि उसे आपके बिजनेस की 10% इक्विटी चाहिए। तो बिजनेस की टर्म में ये जो पैसा आपके पास आएगा या जो पैसा आपको इन्वेस्टर से मिलेगा उसे इक्विटी कैपिटल कहा जाता है। यानी इस केस में जिससे भी आपने कैपिटल उठाया है, जिनसे पैसा लिया है, उनको कंपनी में इक्विटी या हिस्सेदारी दी है। इसके अलावा आपके पास दूसरा रास्ता ये होगा कि आप बैंक के पास जाए और उनसे लोन लो। तो ये जो लोन का जो पैसा आपको मिलेगा उससे डेब्ट कैपिटल कहा जाता है। इस केस में बैंक आपके बिजनेस में कोई हिस्सेदार तो नहीं है, लेकिन अगर आपने लोन को डिफॉल्ट किया तो बैंक आपकी कंपनी को बेचकर अपने पैसे को रिकवर भी कर सकता है। तो अब आप यहाँ तक इक्विटी कैपिटल और डेब्ट कैपिटल को समझ चुके हैं। तो अब जानते हैं हमारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में। तो मान लीजिए आपने बिजनेसेस के लिए टोटल 10,000 रुपए की इक्विटी कैपिटल इन्वेस्टर से उठाई, जिसके बदले आपने उन्हें इक्विटी दी है, और बैंक से भी आपने 10,000 रुपए का लोन लिया है। यानी आपकी जो टोटल कैपिटल है वो है 20,000 रुपए, और इस पैसे से आप साल भर में बिजनेस करके टोटल 25,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब ये जो 25,000 रुपए है ये आपका रेवेन्यू है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल रेवेन्यू से, जो कि इस केस के अंदर 25,000 रुपए का है, उसमें से हमारी जो टोटल कॉस्ट यानी जो हमने बिजनेसेस में पैसा लगाया है, जो कि इस केस में है 20,000 रुपए, उसे माइनस कर देंगे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो निकल कर आ जाएगा, और वो है 5,000 रुपए का। तो इस केस में आपकी इक्विटी कैपिटल है वो है 10,000 रुपए, और आपकी डेब्ट कैपिटल है वो भी है 10,000 रुपए, और आपका प्रॉफिट है 5,000 रुपए का। अब अगर इसका यूज करके आपको आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब है कि आपने अपनी इक्विटी कैपिटल पर परसेंट के टर्म में कितना प्रॉफिट कमाया है, और इसको निकालने का फॉर्मूला है नेट इनकम, जिसे हम नेट प्रॉफिट भी कहते हैं, डिवाइडेड बाई इक्विटी कैपिटल। एंड क्योंकि हमने इसको परसेंटेज के टर्म में देखना है तो इसके बाद हमको मल्टीप्लाई बाई 100 करना होगा। तो इस केस में हमारा जो प्रॉफिट है वो है 5,000 रुपए का, इक्विटी कैपिटल वो है 10,000 रुपए की। तो अगर फॉर्मूले के हिसाब से रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करें तो वो निकल कर आता है 50%। अब अगर सेम एग्जांपल के हिसाब से रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कहता है कि जो पूरी कैपिटल लगाई हुई है उसके ऊपर कंपनी ने कितना रिटर्न्स जनरेट किया है, और इसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग अर्निंग डिवाइडेड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस केस में मान लेते हैं कि हमारी जो ऑपरेटिंग अर्निंग है वो 5,000 रुपए की ही है। वैसे नहीं होगी, क्योंकि नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग अर्निंग्स दोनों अलग अलग होते हैं, बट आपको समझाने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारी ऑपरेटिंग अर्निंग भी 5,000 रुपए की ही है। और इस केस में हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 10,000 रुपए नहीं बल्कि 20,000 रुपए होगी, क्योंकि इसमें डेब्ट कैपिटल भी इंक्लूड किया जाएगा। तो इस केस में हमारा आरओसी निकल कर आएगा 5,000 डिवाइडेड बाई 20,000 मल्टीप्लाई बाई 100, तो आ गया 25%। तो
इस तरीके से आप आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। अब अभी तक की डिस्कशन में आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अगर कोई कंपनी डेट फ्री है यानी उसका जो डेट कैपिटल है वो जीरो है, तो इस केस में कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी बराबर होंगी, इसलिए रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि आप आरओसीई और आरओई के फॉर्मूले में देख सकते हैं कि जो आरओई है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसमें न्यूमरेटर में नेट प्रॉफिट का यूज किया गया है, लेकिन जो आरओसीई है उसके फॉर्मूले में न्यूमरेटर में ऑपरेटिंग अर्निंग होता है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि ऑपरेटिंग अर्निंग को ईबिटा भी कहा जाता है और इसमें इंटरेस्ट, टैक्स, डिडक्शन, एमोटाइजेशन ये सब कुछ इंक्लूड नहीं किया जाता, जबकि जो नेट प्रॉफिट है उसमें सब कुछ इंक्लूडेड करने के बाद ही निकलता है, इसलिए ये थोड़ा बहुत अलग होता है। अब अभी आपको स्क्रीन पर स्क्रीनर की वेबसाइट पर दिखाई दे रहा होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग होता है, और जब इसमें से इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन और एमोटाइजेशन को निकाला गया है तब जाकर नेट प्रॉफिट निकला है, इसलिए दोनों अलग अलग होते हैं। और क्योंकि दोनों अलग अलग है इसलिए आरओई और आरओसीई अलग अलग निकल कर आता है। तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये दोनों ही जब प्रॉफिटेबिलिटी बताते हैं तो इसमें से ज्यादा रिलायबल कौन सा होता है। तो आपको पता है कि फंडिंग दो तरीके से ली जाती है, पहला है इक्विटी कैपिटल और दूसरी है डेब्ट कैपिटल। अब जो पैसा इक्विटी से आया है उस पर अगर कंपनी को लॉस भी होता है तो उसे कुछ भी रिटर्न नहीं करना होता है, लेकिन जो पैसा डेट या कर्जे के रूप में लिया गया है उस पर कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो उसे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। और अगर किसी वजह से कंपनी इंटरेस्ट पे नहीं कर पाती है तो बैंक उसकी एसेट को सेल करके अपना पैसा रिकवर भी कर सकता है। इसलिए अगर कोई भी बिजनेसेस लोन लेता है तो उसमें बहुत हद तक रिस्क भी रहता है, लेकिन जो बिजनेसेस डेट ज्यादा लेंगे यानी लोन ज्यादा लेंगे तो वो डेट का यूज करके बिजनेसेस भी ज्यादा करेंगे, तो इससे उसका जो प्रॉफिट है वो भी ज्यादा होगा। जो हमारा आरओई है उसमें नेट प्रॉफिट और इक्विटी को कंपेयर किया जाता है, जिस वजह से आप देखोगे कई कंपनी में रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा दिखेगा, लेकिन क्योंकि आरओसी में डेट और इक्विटी दोनों को देखा जाता है, इसलिए जब भी आप कोई डेट वाली बिजनेस को चेक कर रहे होते हैं तो उसमें आरओई के साथ साथ आरओसी को जरूर देखें, क्योंकि जब वो कंपनी अपना बिजनेस चला रही है तब वो इक्विटी कैपिटल और डेट कैपिटल दोनों का ही यूज कर रही है, इसलिए आरओसी इस केस में ज्यादा रिलायबल होगा। यानी अगर किसी कंपनी पर डेट ज्यादा है तो वहां पर आपको आरओसी को जरूर देखना चाहिए। लेकिन अब आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आरओई और आरओसी को जानकर आपको क्या फायदा होगा। तो इसमें सबसे पहला फायदा है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो, शेयर मार्केट में 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है और आपका काम है सबसे बेस्ट कंपनी को फिल्टर आउट करके उसमें इन्वेस्ट करना। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जिसका आरओई और आरओसी लो है तो इसका मतलब है कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी भी लो है, और अगर किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ही लो है तो उससे आपको रिटर्न्स भी लो मिलेंगे ना। और सिर्फ इतना ही नहीं, इससे आप शेयर मार्केट की अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी को भी मिस कर सकते हैं। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। इसलिए जनरली ऐसी कंपनीज में ही इन्वेस्ट करें जिसकी आरओई और आरओसीई हाई होता है। दूसरा है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस पॉइंट को समझाने के लिए ऐसी कंपनीज के प्रोस्पेक्टिव से देखते हैं जिनका आरओई और आरओसीई लो है। तो अगर कोई कंपनी बैंक से लोन लेकर बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है तो उससे कम 10 से 12% का इंटरेस्ट बैंक को देना ही पड़ेगा। तो जिस इंटरेस्ट पर कंपनीज को पैसा मिला है उस इंटरेस्ट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहा जाता है, यानी वो पैसा उसे कॉस्ट पर मिलता है जो कि इस केस में 10 से 12% है। अब मान लो अगर कोई कंपनी 12% के रेट पर लोन लेकर बिजनेसेस करती है और वो ऐसा बिजनेसेस कर रही है जिसमें उसे 8% का रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ही मिल रहा है, तो क्या ये एक अच्छा बिजनेस है? क्योंकि एंड ऑफ द डे उसे बैंक को अपने पॉकेट से पैसा देना ही पड़ेगा, और ऐसे बिजनेस लॉन्ग टर्म में कभी भी सरवाइव ही नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको भी लॉस ही होगा। थर्ड पॉइंट है नेगेटिव आरओई। अब क्योंकि आरओई एक कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंडिकेटर है और क्योंकि कंपनी को लॉस भी हो सकता है इसलिए आरओई भी नेगेटिव हो सकता है। तो अगर किसी कंपनी का आरओई नेगेटिव है तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी को लॉस हो रहा है। फोर्थ है इनरेगुलर प्रॉफिट्स।
बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फ्लक्चुएट करता है। स्पेशली मेटल, माइनिंग या रियल एस्टेट से रिलेटेड जो कंपनीज होती है, इस टाइप की कंपनीज का प्रॉफिट ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि कभी कभी उन्हें बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है और कभी लॉस हो जाता है। यानी उनका जो बिजनेसेस है वो साइकिलिकल है। तो अगर आपको ऐसी किसी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करना है और आप उसके सिर्फ 1 साल का प्रॉफिट देखेंगे तो आपको लगेगा कंपनी अच्छा कर रही है और आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन ऐसे में अगर आप उसके 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे, तभी आपको एक सही आइडिया मिल पाएगा कि कंपनी एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। तो अब आपको थ्योरी क्लियर हो गई होगी, तो चलिए अब प्रैक्टिकली कुछ लिस्टेड कंपनीज का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो चलिए, एचयूएल जो कि लक्स, सर्फ एक्सेल, डव और पॉन्ड्स जैसे प्रोडक्ट्स बनाती है, इसका आरओसीई और आरओई कैलकुलेट करते हैं। तो इसकी डिटेल देखने के लिए आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाकर एचयूएल सर्च करना होगा। अब आपको एचयूएल की डिटेल्स दिखाई दे रही होगी। तो आरओई निकालने के लिए हमें इसके नेट प्रॉफिट की जरूरत होती है। तो इसके लिए सीधा चलते हैं इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ का जो नेट प्रॉफिट है वो है 10,757 करोड़। अब आपको शेयर होल्डर इक्विटी चाहिए, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बैलेंस शीट में जाकर इक्विटी कैपिटल और रिजर्व्स को जोड़ लेंगे। तो एचयूएल की इक्विटी कैपिटल है वो है 235 करोड़ और रिजर्व्स कैपिटल है वो है 50,541 करोड़। तो इसको अगर ऐड कर दिया जाए तो ये निकल कर आता है 50,776 करोड़। इसको अगर फॉर्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 10,757 डिवाइड बाई 50,776 और इसे हमें परसेंटेज के फॉर्म में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई 100। तो एचयूएल का रिटर्न ऑन इक्विटी निकल कर आता है वो है 21.18%। अब अगर एचयूएल का आरओसीई कैलकुलेट करें तो इसके लिए हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, जो कि प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में मिल जाएगा। तो एचयूएल का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 14,759 करोड़ और इसका जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो निकालने के लिए हमें बैलेंस शीट में जाकर इक्विटी कैपिटल, रिजर्व्स और बोरोइंग्स इन तीनों को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर इक्विटी कैपिटल है वो है 235 करोड़, रिजर्व्स है 50,541 करोड़ और बोरोइंग्स है 1651 करोड़। और जब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 52,427 करोड़। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से इसका आरओसीई होगा 14,759 डिवाइडेड बाई 52,427 और क्योंकि हमें ये परसेंटेज के टर्म में चाहिए इसलिए मल्टीप्लाई बाई 100। तो इसका जो आरओसीई है वो निकल कर आता है 28.15%। तो इस तरह से आप आरओई और आरओसीई को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में आपको इनको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ये सारे डेटा आपको स्क्रीनर की वेबसाइट पर मिल जाते हैं। बट क्योंकि ये आपको सिखाना जरूरी था इसलिए हमने आपको ये कैलकुलेशन करके बताया है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि वैसे तो आरओई और आरओसीई दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो जितनी भी डेप्ट फ्री कंपनीज होती है यानी जिनके ऊपर कोई भी कर्जा नहीं होता है, उनमें आपको आरओई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और जिस कंपनी के ऊपर डेट होता है उसमें आपको हमेशा आरओसीई पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों, मुझे पता है कि जिस भी कंपनी का आरओई और आरओसीई ज्यादा है वो कंपनी अच्छी है और मैंने ये बात आपको भी बता दी है। तो आज के बाद आपको भी पता चल गया है कि जिस भी कंपनी का आरओई और आरओसीई ज्यादा है वो कंपनी अच्छी है। तो क्या जो स्टॉक मार्केट में काम कर रही है कंपनीज, क्या उन्हें नहीं पता क्या कि जो भी स्मार्ट इन्वेस्टर है वो आरओई और आरओसीई को देकर ही इन्वेस्ट करते हैं? ये सारी बातें उन्हें भी पता है, इसलिए कुछ कंपनीज भी ट्रिक्स यूज करती है अपने आरओई और आरओसीई के नंबर को इन्फ्लेट करने के लिए। और वो ट्रिक क्या है ये जानने के लिए आपको वापस आरओई और आरओसीई के फॉर्मूला को देखना होगा। तो अगर आरओई या आरओसीई का नंबर बढ़ाना है तो इसके लिए या तो न्यूमरेटर बढ़ाना होगा या फिर डिनोमिनेटर को घटाना होगा। अब कंपनी न्यूमरेटर को तो बढ़ा नहीं सकती, लेकिन जो डिनोमिनेटर है उसमें से शेयर होल्डर इक्विटी है ना, उसको कंपनी घटा जरूर सकती है। अब इसके लिए कंपनी क्या करेगी कि डिविडेंड देगी, और अगर डिविडेंड देगी कंपनी तो उसके जो रिजर्व्स है वो कम हो जाएंगे, और रिजर्व्स कम हो जाएंगे तो उसकी शेयर होल्डर इक्विटी भी कम हो जाएगी, जिससे आपको आरओई और आरओसीई ज्यादा दिखेंगे और ऊपर से इन्वेस्टर्स डिविडेंड के नाम पर भी खुश हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर डिविडेंड देने वाली कंपनी यही करना चाहती है, लेकिन अगर किसी कंपनी का डिविडेंड यील्ड 1% से ज्यादा है तो आपको उसके आरओई और आरओसी पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, अब आपको आरओई और आरओसी बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं आरओआईसी यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल की।
इस मैट्रिक से ये मेजर किया जाता है कि कंपनी ने बिजनेस करने के लिए जो पैसा यानी कैपिटल इन्वेस्ट की है उस पर कंपनी कितना रिटर्न्स जनरेट कर रही है। इससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी अपने पैसे को कितना सही तरीके से यूज कर रही है। अब ये जो ROIC है, अगर ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है तो इसको अच्छा माना जाता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल हर कंपनी के लिए अलग अलग होती है और इसको कैलकुलेट करना भी आसान होता है। तो इज ऑफ अंडरस्टैंड के लिए हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को 15% मान लेते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर किसी कंपनी का ROIC 15% से ज्यादा है तो उसे अच्छा माना जा सकता है, और ये रेशियो भी आप स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ROA यानी रिटर्न ऑन एसिड की। ROA से ये मेजर किया जाता है कि एक कंपनी अपने एसिड्स को कितना एफिशिएंटली यूज कर रही है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए टोटल इनकम को टोटल एसेट से डिवाइड करके परसेंटेज की टर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ROA बैंकिंग और NBFC स्टॉक्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। इसके अलावा एसेट हेवी कंपनीज में भी ये रेशियो देखा जा सकता है। जनरली अगर ये 15% से ज्यादा होता है तो आप इसे अच्छा मानकर चल सकते हैं, और ये सभी रेशियोज आप स्क्रीनर की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर मैं आपको अपने हिसाब से बताऊं तो अगर ये 4 रेशियोज 15% से ज्यादा है ना, तो आप मानकर चल सकते हैं कि वो कंपनी अच्छा कर रही है, और जितना ज्यादा है उतना ही बेटर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपसे नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके।